गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए क्लास 9 का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ हम पढ़ रहे हैं और ये फर्स्ट चैप्टर का तीसरा लेसन है। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, जो ठोस, द्रव और गैस, और उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, क्या क्या गुण होते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे अवस्था परिवर्तन। ठीक है, क्या है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ये आज हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए, हम क्लास शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है इसको शेयर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्या है, पैसे की कमी के कारण कोचिंग क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। ठीक है, और भी दूसरे कारण है, जैसे स्कूल में जाते हैं, आप सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ कभी टीचर नहीं होते हैं, या फिर छुट्टियाँ हो जाती है, या फिर टीचर पढ़ाते नहीं है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए मैंने ये कोशिश किया है कि सबको फ्री में पढ़ाने के लिए, ताकि सबको पढ़ाई अवेलेबल हो। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप हम इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को, अपने साथ में पढ़ने वालों को इसको शेयर किया कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट। क्या है? चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, हम जानते हैं, हम सबसे सिंपल एग्जाम्पल है पानी का। पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, बर्फ, आइस, उसके बाद पानी, और उसके बाद वाष्प। ठीक है, ठोस अवस्था में क्या है? ठोस अवस्था में हमारा है बर्फ। ठीक है, ठोस अवस्था में बर्फ। उसके बाद क्या है? द्रव। ठीक है, द्रव अवस्था में है पानी। और गैस अवस्था में है वाष्प। स्टीम। ठीक है, ये पानी की 3 अवस्थाएं सभी जानते हैं। ठीक है, पानी की ऐसा एक चीज है जो तीनों अवस्था है साधारणतः मिल जाती है, इसलिए पानी के एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे आप पढ़ते हैं कि जब हम बर्फ को गर्म करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक है हमारा बर्तन लिए, इसमें हमने बर्फ के टुकड़े डाल दिए। ठीक है, और इसको नीचे से हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा? ये पहले बर्फ का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, बर्फ का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा? ये पिघलना शुरू हो जाएगा, है ना? बर्फ पानी में बदलना शुरू हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? पिघलना। ठीक है, पिघलना शुरू हो जाता है, सामान्य भाषा में उसको क्या बोलते हैं? पिघलना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि बर्फ हमारा पिघलेगा। पिघलेगा मतलब ठोस से द्रव में परिवर्तन होगा, जिसको बोलते हैं गलन। ठीक है, क्या है? गलन, गलना, गलन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, या फिर इसको फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूजन, फ्यूजन। ठीक है, तो गलन क्या है? गलन है ठोस का द्रव में परिवर्तन। ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या होता है? गलन होता है। लेकिन इसमें एक खासियत है कि जब हम पानी को, बर्फ को हम गर्म कर रहे थे, तो क्या है कि जब ये परिवर्तन होता है, ठोस से द्रव में परिवर्तन, यानी बर्फ जो पानी में बदलने लगा, पिघलने लगा, उस समय उसका टेम्परेचर जो है, उसका तापमान फिक्स हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, तापमान और उसका नहीं बढ़ेगा। मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे बर्फ लिया था, ठीक है,
और यहाँ पे हम इसको गर्म कर रहे थे, ठीक है। तो पहले क्या होगा, तापमान इसका बढ़ रहा था, लेकिन जब इससे ये पिघलना शुरू हो गया उस समय उसका तापमान निश्चित हो गया, ठीक है, निश्चित हो गया। लेकिन हम तो गर्म कर रहे हैं, तो फिर ये ऊर्जा कहाँ जा रही है, जो हम गर्म कर रहे हैं तो मतलब क्या है, हम इसको ऊष्मीय ऊर्जा दे रहे हैं, तो ये ऊष्मा कहाँ जा रही है, तो ये ऊष्मा जा रही है कि इसको पिघलाने के लिए, ठीक है, इसको गलन करने में, इसको ठोस से द्रव में परिवर्तन करने में, अवस्था परिवर्तन में ऊर्जा खर्च हो रही है। इसको यदि हम कणों के हिसाब से, अनुगतिज सिद्धांत जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से देखें तो क्या होता है कि ठोस में, जो हमारा ठोस होता है उसमें इस तरह से हमारे कण हैं, अणु हैं, ठीक है। जब हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, ऊष्मा दे रहे हैं यानी गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो है अपनी जगह पे, जो कण है वो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं, ठोस के कण अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, उनका पोजीशन निश्चित होता है, उनकी स्थिति निश्चित होती है। फिर क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं, ठीक है, इधर इधर कंपन करते रहते हैं। जब इसको हीट देंगे तो कंपन बढ़ता जाएगा, जिसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि एक पोजीशन ये आएगा, अब ये एक दूसरे से टकराने लगेंगे, ठीक है, टकराने लगेंगे तो क्या करेंगे ये कि ये अब अपना पोजीशन छोड़ेंगे, अपनी स्थिति पे नहीं रह पाएंगे, ठीक है, तो अपना स्थिति छोड़ने लगेंगे। तो अब ये पे फिक्स था, अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ये टकराया तो ये अपनी जगह से इधर खिसक गया, ये इधर खिसक गया, कोई इधर खिसक गया, कोई उधर खिसक गया। ये जो इधर उधर अब क्या है, ये घूमने लगे, मूव करने लगे, गति करने लगे, इसको क्या कहते हैं कि अब ये द्रव में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यदि वो अपना जगह छोड़ दे तो इसका मतलब क्या हो, द्रव में बदल गया। ठोस में क्या होता है, कण अपनी जगह पे रहते हैं, वो अपनी स्थिति नहीं छोड़ते, अपनी स्थिति पे ही सिर्फ कंपन करते हैं। लेकिन जब ये अपनी स्थिति छोड़ दिए मतलब वो द्रव में परिवर्तित हो गए, अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो जो हम हीट दे रहे थे वो अब क्या किस में खर्च हो रहा है, अवस्था परिवर्तन में खर्च हो रहा है। एक और इसके बाद डेफिनेशन आता है, उस समय में आ रहा है, गलन क्या होता है, गलन होता है ठोस का द्रव में परिवर्तन, ठीक है, और ये एक निश्चित ताप पे होता है। एक और आता है गलनांक, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए हम क्या बता रहे थे, जब ठोस द्रव में परिवर्तन हो रहा था एक निश्चित ताप पे हो रहा था, ठीक है, उस निश्चित ताप पे, ठीक है, उस निश्चित ताप को क्या बोलते हैं, गलनांक। गलनांक की क्या परिभाषा दी जाती है कि वह न्यूनतम तापमान, ठीक है, वह न्यूनतम तापमान जिस पे ठोस द्रव में परिवर्तित होते हैं उसे उस पदार्थ की गलनांक कहते हैं, ठीक है। गलनांक जो है एक्चुअल में क्या है कि गलनांक क्या बता रहा है कि ये भी बता रहा है कि जो हमारे कण थे, ठीक है, कण आपस में किससे बंधे हुए थे, अंतर आणविक बल से खींच रहे थे, तो जिसका अंतर आणविक बल ज्यादा होगा उसका गलनांक भी ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका अंतर आणविक बल ज्यादा होगा मतलब क्या है, उसको अलग अलग करने के लिए हमें ज्यादा ऊष्मा लेनी पड़ेगी, ज्यादा ऊष्मा लेनी पड़ेगी तो उसका गलनांक भी ज्यादा होगा। तो ये एक तरह से पदार्थ की स्ट्रॉन्गनेस बताता है, जो कौन कितना पदार्थ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो गलनांक की परिभाषा क्या है कि वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पदार्थ ठोस से द्रव में परिवर्तित होता
है। ठीक है, देखिए क्या है कि अवस्था परिवर्तन में दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है उसका टेम्परेचर तापमान और दूसरा है प्रेशर दाब। ठीक है, तो ये जो भी बात का हो रही है, जो भी बात हो रही है वो सामान्य दाब पे, ठीक है, इस पे सामान्य दाब मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पदार्थ यहाँ पे लिख लेते नहीं तो क्या है, पदार्थ किस पे, सामान्य दाब पे, सामान्य दाब पर। ठीक है, सामान्य दाब पर ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है, उसे क्या बोलते हैं, गलनांक कहते हैं। गलनांक, गलनांक कहते हैं। ठीक है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर पदार्थ सामान्य दाब यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 वायुमंडलीय दाब पर ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है, उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे पानी का गलनांक कितना है, पानी का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। ठीक है, ठीक, अच्छा में क्या 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, चलिए आप 273 याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गलनांक समझ में आ गया। अब एक और शब्द इसमें आता है गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा, ठीक है, गुप्त उष्मा क्या होता है, गुप्त उष्मा, ठीक है, लैटेंट हीट। ठीक है, अभी हम किस में हम बदल रहे थे, गलन की क्रिया हो रही थी। ठीक है, फ्यूजन की क्रिया, मेल्टिंग की क्रिया हो रही थी। इस चीज को क्या बोलेंगे, गलन की गुप्त उष्मा। क्या है, गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा, latent heat of fusion। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा कि जब ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है एक निश्चित ताप पे, तो उस समय उसका ताप निश्चित रह रहा है। तो हम जो ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है, हम जो ऊष्मा दे रहे हैं वो क्या है, उसका तापमान नहीं बढ़ा रहा है, मतलब क्या है, वो ऊष्मा कहाँ जा रहा है, अवस्था परिवर्तन में जा रहा है। ठीक है, तो उसको, उसी ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गर्म करने से किसी भी चीज़ का तापमान बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या है, यहाँ तापमान नहीं परिवर्तित हो रहा है, मतलब क्या है, वो छिपी हुई है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा, इसकी परिभाषा देना है तो क्या कहेंगे, किसी पदार्थ के, अब क्या हमें मात्रा फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, किसी पदार्थ के 1 kg की ही ठोस को द्रव में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे उस पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, क्या किसी पदार्थ की 1 kg ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता
होती है उसे उस पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि 1 kg बर्फ को पिघलाने के लिए, यानी 1 kg बर्फ को पानी में बदलने के लिए हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहेंगे? बर्फ की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा? इसको देखिए लेटेंट हीट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। एल बराबर होता है पानी के लिए, इसका कितना है? देखिए हर पदार्थ के लिए अलग अलग मात्रा होगी। ठीक है, गुप्त ऊष्मा का मान अलग अलग होगा। पानी के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, कितनी होती है? इसको एल से लिखते हैं। किससे? एल से लिखेंगे तो कितना होता है? एल जो होता है इसका होता है 334 kg, किलो जूल पर kg। ठीक है, तो 1 kg बर्फ को पानी में बदलने के लिए कितना ऊर्जा हमें चाहिए? 334 किलो जूल। ठीक है, यदि इसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 334 किलो जूल। ये हमारा L बराबर 334 kg पर kg, यानी 1 kg बर्फ को पानी में बदलने के लिए 334 किलो जूल चाहिए। किलो का मतलब क्या हो गया? 334 गुने 10 के घात 3 जूल पर kg। ठीक है, और इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg। ठीक है, ये याद रहेगा, पानी के लिए इसका मान इतना होता है। ठीक है, और हम जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसको हम जूल के साथ साथ कैलोरी में भी लिखते हैं। जब इसको कैलोरी में लिखते हैं तो ये हो जाता है हमारा 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम, ये आपको याद रखना है, ये इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम मतलब 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी की हमें जरूरत पड़ेगी, 80 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा बर्फ है और पानी है, दोनों में किसमें ज़्यादा ऊर्जा है? पानी में इतना ऊर्जा ज़्यादा है बर्फ की अपेक्षा। ठीक है, ये गुप्त ऊष्मा समझ में आ गया। दोनों यदि सेम टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे बर्फ भी है और 0 डिग्री टेम्परेचर पे पानी भी है, तो पानी के पास इतनी ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, चलिए कुछ समझ में आया? गलन क्या होता है? गलन होता है ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तन को गलन कहते हैं, इंग्लिश में मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। ठीक है, गलनांक समझ में आया? वो न्यूनतम निश्चित तापमान जिस पे ठोस द्रव में परिवर्तन होता है उसे उस पदार्थ का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक होता है वो यह बताता है कि उनके बीच में अंतर आणविक बल कितना ज्यादा है। ज्यादा अंतर आणविक बल यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब उसकी क्या है? गलनांक ज्यादा। ठीक है, उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या है कि जो पदार्थ को ठोस द्रव में परिवर्तन करने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा। परिभाषा क्या है? किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है उसे उस पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, और इसका मान है 334 किलो जूल पर kg, ये जूल में है और केजी में है, और यहाँ कैलोरी ग्राम में, या 80 कैलोरी पर ग्राम। ये किसका है? पानी का है। ठीक है, ये किसका है? पानी का है। ये जो वैल्यू है
वो किसका है, पानी के लिए है। हर पदार्थ की ये वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बर्फ जो है हमारा पानी में परिवर्तन हो गया, ठीक है, बर्फ जो है पानी में परिवर्तन हो। फिर पानी को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो बर्फ में जम जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जमना। ठंडा करेंगे तो जमना, जमना, फ्रीजिंग, ठीक है। आपकी फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में क्या किया जाता है, पानी से हम बर्फ बनाते हैं, पानी को हम जमाते हैं और उससे हम बर्फ बनाते हैं, ठीक है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, जमना। जमना क्या है, जमना है द्रव, द्रव मतलब तरल, ठीक है। तरल को हम किस में बदलेंगे, ठोस में, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ठंडा करना पड़ेगा, यानी उसमें से हमें ऊष्मा निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके ये होगा। ठंडा किया जाए, यानी ठंडा होगा तो क्या होगा, जब ठोस में फिर परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और ये भी एक निश्चित तापमान पे होगा, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे वहाँ मेल्टिंग पॉइंट था, गलनांक था, वैसा ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और ये भी फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, दोनों बराबर ही होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मान दोनों का बराबर होता है। जैसे पानी के लिए, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, बर्फ से पानी में परिवर्तन होता है। और जब हम ठंडा करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पानी जो है बर्फ में परिवर्तित होगा, यानी द्रव से ठोस में परिवर्तित होगा। तो साधारणतः फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक ही तापमान होता है, ठीक है, दोनों का तापमान एक ही होता है, एक ही तापमान होता है, ठीक है। लेकिन हम मेल्टिंग पॉइंट को उसका पदार्थ का मौलिक गुण मानते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट को नहीं। जब हम बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट को पदार्थ का मौलिक गुण मानते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का नहीं, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। तो जमना समझ में आया, द्रव से ठोस में परिवर्तन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, जमना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जब हम पानी को गर्म करेंगे, तो पानी को गर्म करेंगे तो उसका तापमान बढ़ेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे हमने दिया था बर्फ, दिया था बर्फ से अब पानी हो गया, ठीक है, और इसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऊष्मा दे रहे हैं। तो अब इसका तापमान बढ़ेगा और एक निश्चित तापमान पे जाके अब इसका तापमान अब बढ़ना बंद हो गया। अब वहाँ पे क्या होगा, ये अब यहाँ पे ये वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनना शुरू हो जाएगा, वाष्प, ठीक है। यहाँ पे पानी था और अब ये वाष्प बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, ठीक है। वेपोराइजेशन क्या होता है, जब हम द्रव अवस्था को ऊष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो क्या हो जाता है, द्रव जो है वो गैस में परिवर्तन होता है, ठीक है। और इस घटना को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या है, द्रव से क्या हो जाएगा, ये गैस में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है हमारा वाष्पीकरण, ठीक, समझ में आया। वाष्पीकरण क्या है, द्रव से वाष्प में परिवर्तन होता है, उसको वाष्पीकरण कहते हैं। ये भी एक निश्चित तापमान पे होता है। पानी के लिए कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी वाष्प में परिवर्तन होने लगता है, यानी उबलने लगता है। क्या है, उबलने लगता है, बॉइलिंग,
इसको क्या बोलते हैं, उबलना। ठीक, उबलना, बॉइलिंग होने लगता है, उबलने लगता है, तो वो निश्चित तापमान जिस पे कोई वस्तु द्रव अवस्था में उबलने लगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखिए यहाँ दो चीज होता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी समझिए बॉइलिंग होता है क्या, बॉइलिंग में क्या है कि हम दे रहे थे, उष्मा दे रहे थे, ठीक है। तो जो हमारे कण थे ये पानी के अणु है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इधर से इधर घूम रहे थे, लेकिन कोई बाहर बाउंड्री से ऊपर नहीं जा रहा था, ठीक है। कोई इधर से इधर आ रहा है, कोई उधर से इधर आ रहा है, कोई इधर से इधर जा रहा है, फिर इधर से इधर जा रहा है, आपस में ये घूम रहे हैं, लेकिन कोई सतह से ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था उस टाइम, पिछले बार भी जब हम पढ़ा रहे थे, तो क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक है हमारा अणु है, तो उसको चारों ओर से क्या है लग रहा है, अंतर आणविक बल लग रहा है, ठीक है, ठीक, चारों ओर से इसको अंतर आणविक बल लग रहा है। गंदा हो गया ना, ठीक से फ्रेश बना देते हैं, चलिए। तो ये हमारा तो ये इधर की ओर खींच रहा है, इसको ये इधर खींच रहा है, इसको 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 इधर खींच रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या कुल बल जो है वो क्या होगा, इनका परिणाम ही होगा, जितने भी अणु हैं सब इसको अपने अपने खींच रहे हैं, तो इस पे कुल बल जो है वो कम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी से भी खींचा जा रहा है, नीचे से भी खींचा जा रहा है, तो कैंसिल हो जा रहा है। तो जब हम इसकी गर्म कर रहे हैं तो मतलब इसकी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये इधर उधर घूम रहा है, नीचे जब तक है तब तक इस पे बल कम लग रहा है, लेकिन जब ये सतह पे पहुंच जाता है, जब यही यहाँ पे पहुंच गया, मान लीजिए ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब सतह वाले की बात करते हैं, ये इधर लग रहा है बल, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है। तो अब इस पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सतह पे ऊपर अब कोई अणु तो है नहीं, तो ऊपर वाला तो बल लगेगा नहीं, सब नीचे लगेगा, तो सतह पे हमारा बल ज्यादा है, इसलिए ये सतह छोड़ के नहीं जाते हैं द्रव अवस्था में साधारणतः। लेकिन जब हम इसको गर्म कर रहे हैं तो इसकी इन अणुओं की क्या हो रही है, गतिज ऊर्जा को हम बढ़ा रहे हैं। गतिज ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं तो ये अणु जब यहाँ पहुंचा तो उसकी गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि इन सब के बावजूद भी ये बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो उस क्रिया को बोलते हैं वाष्पन। और जब इतनी गतिज ऊर्जा हो जाए, ठीक है, वाष्पन हर तापमान पे होता है, कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वो सतह को छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं तो एक ऐसा तापमान आता है जब इसके सारे अणुओं के पास इतनी गतिज ऊर्जा हो जाती है कि वो सतह पे नहीं रुकेंगी, वो सतह छोड़ के भाग जाएंगी, तो उसको बोला जाता है बॉइलिंग, उबलना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम पानी उबलता है तो उसका तापमान नहीं बढ़ता है, ठीक है, पानी जब उबलेगा उसका तापमान 100 डिग्री टेम्परेचर ही रहेगा, ठीक है। तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। और यदि आपको पूछा जाए क्वथनांक, क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये क्या होता है, क्वथनांक वह न्यूनतम तापमान है जिस पर किसी द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो सतह छोड़ के निकल जाए, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, वो निश्चित तापमान जिस पर, वो न्यूनतम निश्चित तापमान जिस पर द्रव जो है पूर्णतः बदल जाता है वाष्प में, यानी गैस में, उसको क्वथनांक बोलते हैं। देखिए यहाँ एक दाब का भी बहुत खेल है, इसको भी जरा समझिए, ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि
मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा पानी है, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। यानी इसको क्या दे रहे हैं हम, ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वाष्प बनना शुरू हो जाएगा और ये वाष्प यहाँ पे जो पानी के वाष्प है इस तरह से इकट्ठा होंगे, ठीक है। पानी के वाष्प यहाँ इकट्ठा होने लगे तो अब ये क्या, वाष्प भी इस पे दाब डालेंगे। जैसे हमारे वायुमंडल इस पे दाब डालता है उसी तरह से वाष्प भी दाब डालेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वाष्प दाब। क्या बोलेंगे, वाष्प दाब, ठीक है। जैसे जैसे वाष्प ज्यादा बनेगा वैसे वैसे दाब भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम गर्म करते जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा वाष्प बनेंगे और उसको उतना ही ज़्यादा हमारा वाष्प दाब यहाँ बनता जाएगा। एक ऐसा तापमान जिस पे जो ये वाष्प दाब है, अभी क्या बहुत कम था, तो वाष्प दाब कम था और वायुमंडलीय दाब ज़्यादा था, ठीक है। वायुमंडलीय दाब ज़्यादा था, लेकिन एक ऐसा तापमान आएगा जब वाष्प दाब बराबर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब के, ठीक है। वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के। तो उस समय क्या होगा कि ये पानी उबलने लगेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, उसी को क्वथनांक बोलते हैं, वह तापमान, ठीक है। वो क्वथनांक की परिभाषा ऐसे भी दिया जाता है, ठीक है। आपके बुक में नहीं दिया है ये, क्वथनांक की परिभाषा ऐसे भी दिया जाता है, किसी द्रव के लिए वो न्यूनतम निश्चित तापमान जिस पे वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। तो कुछ समझ में आया, वाष्पन गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा तरल पदार्थ वाष्प में परिवर्तन होगा, ठीक है। और वो निश्चित न्यूनतम तापमान जिस पे संपूर्ण द्रव वाष्प में परिवर्तन हो जाए उसको उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं वाष्प, इसमें भी क्या है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। जब वाष्प बॉइलिंग होगी, जैसे पानी उबल रहा है, ठीक है, पानी उबल रहा है तो उस समय उसका तापमान 100 डिग्री ही रहेगी, 101 नहीं होगा। तो यानी हमारा टेम्परेचर फिक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ आती है गलन की, वहाँ गलन था तो यहाँ वाष्पन, क्या हो रहा है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है कि किसी द्रव के उसके क्वथनांक पर, किसी द्रव के उसके क्वथनांक पर 1 kg द्रव को गैस में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसे उस पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ के 1 kg 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में, गैस यानी वाष्प, ठीक है, वाष्प में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ठीक है, आवश्यकता
होती है उसे उस पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब क्या है, ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा इंग्लिश क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसकी क्या परिभाषा है, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और पानी के लिए इसका वैल्यू कितना होता है, पानी के लिए कितना होता है, पानी के लिए L होता है 2260। वहां कितना था, पर kg एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 2260 किलो जूल। ठीक है, 2260 किलो जूल। वहाँ 334 था, यहाँ 2260 है। यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यदि इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.26 इंटू 10⁻, ये देखिए ये 10⁻³ है और यहाँ से 3 कितना हो गया टोटल 6 जूल पर kg। ठीक है, और इसका उसमें मान कितना होगा, कैलोरी पर ग्राम में 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये होता है पानी के लिए 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी है और वाष्प पे है, तो किसमें ज़्यादा ऊष्मा होगी, वाष्प में इतनी ज़्यादा ऊर्जा है। ठीक है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा वाष्प में है। आपने देखा होगा कि यदि आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड के उबलते हुए पानी से जले या फिर उसी के स्टीम वाष्प से जले, जलन किस में ज़्यादा होगी, वाष्प में। ठीक है, खाना बनता है, देखिए होंगे कि इडली होता है। ठीक है, इडली हो गया, या हमारे घरों में जो गोझा और ये सब बनता है उसमें क्या होता है, हम स्टीम पे पकाते हैं। ठीक है, खाने को हम वाष्प से पकाते हैं। पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, पानी के डब में तो वो पानी में पकेगा, लेकिन हम उसको किससे पकाते हैं, स्टीम से पकता है। स्टीम से जल्दी पकेगा, क्यों, क्योंकि स्टीम में ऊर्जा ज़्यादा होगी, उसकी गुप्त ऊष्मा उसमें भी होगी उसमें। ठीक है, समझ में आया, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। पानी के लिए 540 और वो उसमें क्या था, गलन की गुप्त ऊष्मा, उसमें पानी के लिए कितना था, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ठीक है, अब हमने 3 चीज पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया, पहला पढ़ा हमने गलन। ठीक है, और उसके बाद क्या पढ़ा, जमना। ठीक है, तीसरा क्या पढ़ा, वाष्पन। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो वाष्पन और वाष्पन का विपरीत जो होगा वो क्या हो जाएगा, वाष्पन का विपरीत हो जाएगा, क्या होता है उसको, संघनन। क्या, कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन क्या होता है कि जब वाष्प को हम ठंडा करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, द्रव में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं।
वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ वाष्प है यानी गैस है, वाष्प है, इसका मतलब क्या है, गैस है। ठीक है, गैस को जब हम ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करने पर ये किस में परिवर्तन हो जाएगा, पुनः द्रव में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, संघनन। ठीक है, संघनन, संघनन क्या है, गैस का द्रव में परिवर्तन। ठीक है, अब है, ठीक है, एक कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो बड़े ही गड़बड़ काम करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि ठोस है, ठोस को गर्म किए तो फिर द्रव में परिवर्तन हुआ, फिर द्रव को परिवर्तन किए तो वाष्प में परिवर्तन हुआ। कुछ ठोस है जो द्रव में नहीं परिवर्तन होते हैं, सीधे गैस बन जाएंगे। ठीक है, ठोस से सीधे गैस बनेंगे। ठीक है, ऐसे भी हैं जो ठोस से सीधे गैस बन जाएंगे। ठीक है, ऐसी क्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में ना परिवर्तन होकर सीधे गैस में परिवर्तन हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। कुछ है जैसे कपूर हो गया, कपूर हो गया। ठीक है, फिर क्या है, NH4Cl, NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कपूर, कपूर तो जानते ही हैं, कपूर में देखे होंगे हम जलाते हैं तो तुरंत जल जाता है, वो क्या है, उसमें द्रव में नहीं परिवर्तन होता है, सीधे कपूर से ठोस से गैस में परिवर्तन होता है, अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद जो आपका फिनेप्थलीन होते हैं। ठीक है, फिनेप्थलीन, फिनेप्थलीन, नेप्थलीन जो आप देखे होंगे, जो हम फिनेप्थलीन का बॉल आता है जो कीड़ों को मारने के लिए हम लगाते हैं, वो भी क्या होता है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन होता है। इसी को क्या है, रखे रखे हुए उड़ जाता है। ठीक है, उसमें वाष्पन ठोस अवस्था से ही होता है, उसमें पर वो पिघलेगा ऐसा नहीं है, सीधे ठोस अवस्था से उसमें वाष्पन होने लगता है। ठीक है, तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस से गैस में परिवर्तन होते हैं बिना द्रव अवस्था में गए हुए। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन में क्या लिखेंगे, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहेंगे, जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, ठीक है,
NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, फिनाप्थलीन, ठीक है। ये सब क्या है हमारे हैं? इनमें द्रवावस्था में नहीं परिवर्तन होता है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब इसका उल्टा, ठीक है, इसका भी उल्टा होता है। ऊर्ध्वपातन का उल्टा होता है निक्षेपण, ठीक है। ये ठोस से गैस में हो रहे थे, अब इसका उल्टा होता है निक्षेपण। निक्षेपण, डिपोजिशन, ठीक है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस को जब हम ठंडा करते हैं, गैस को ठंडा करते हैं तो गैस सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। गैस से सीधे क्या हो जाएगा? गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होता है, ठीक है। किसमें? ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? निक्षेपण। इसकी भी परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है। जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से बिना द्रव में परिवर्तन हुए सीधे किसमें? ठोस में परिवर्तित हो जाए, ठोस में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन नहीं, ऊर्ध्वपातन का उल्टा है। ये क्या है? निक्षेपण। निक्षेपण, ठीक है। निक्षेपण, डिपोजिशन। तो किसमें होना है? गैस से ठोस में बिना द्रव में परिवर्तित हुए। इसका सबसे एग्जाम्पल है CO2 गैस। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ठंडा करते हैं और उसमें दाब में परिवर्तन करते हैं तो वो क्या है? लिक्विड में, द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तन होता है, सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ये गैस से सीधे ठोस में परिवर्तन होता है, ठीक है। और जो ठोस CO2 होता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस कोई बर्फ नहीं है, पानी नहीं है। ड्राई आइस क्या होता है? वो CO2 होता है ठोस अवस्था में। जब CO2 गैस ठोस अवस्था में पाया जाता है उसको ड्राई आइस बोलते हैं। आजकल इसका उपयोग तो शादी विवाह में भी होता है। शादी विवाह में धुआं पैदा किया जाता है, ठीक है। फोटोग्राफी के लिए अच्छा फीलिंग देने के, स्वर्ग जैसा दिखे, उसके लिए क्या किया जाता है? मटके में CO2 ठोस अवस्था में डाला जाता है तो सीधे गैस में परिवर्तन होता है और उसको धुआं, एक वाष्प का बन जाता है, स्वर्ग जैसा सीनरी बनाया जाता है, ठीक है। तो CO2 समझ में आया। जब ठोस अवस्था में होता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। निक्षेपण समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारी कुल कितनी प्रोसेस हुआ? 6 प्रोसेस हुआ। उसकी समरी बना देते हैं, ठीक है। समरी बनाते हैं कैसे? यहां हमारा ठोस है, ठीक है। ये ठोस है, यहां द्रव है,
और यहाँ गैस है। ठोस से जब द्रव में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? गलन। क्या बोलते हैं? ठोस से जब इसमें परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? गलन। गलन समझ में आया? ठोस से द्रव में परिवर्तन हुआ, गलन। द्रव से गैस में परिवर्तन हुआ उसको क्या बोलते हैं? वाष्पन। ठीक, ये किस में परिवर्तन हो गया? द्रव से गैस में। ठीक है, और जब ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे? ठोस से जब सीधे हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन हो गया। अब इसका उल्टा चलते हैं। तीनों चीज समझ में आ गया? ठोस से द्रव में गलन, द्रव से गैस में वाष्पन, ठोस से सीधे गैस में ऊर्ध्वपातन। अब द्रव से जब ठोस में परिवर्तन होगा उसको क्या बोलते हैं? जमना। क्या बोलते हैं? जमना। ठीक है, फ्रीजिंग। इसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। ठीक है, द्रव से गैस में वाष्पन, गैस से द्रव में, इसका उल्टा, इसको बोलते हैं संघनन। संघनन। ठीक है, और ये हो गया ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस में इसको बोलते हैं निक्षेपण। निक्षेपण। ठीक है, तो ये हमारी 6 प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अवस्था परिवर्तन समझ में आएगा कि पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ देंगे तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, और जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो हम उसमें से ठंडा करना पड़ेगा, यानी हीट निकलेगा। ठीक है, अब एक चीज होता है, इसका हम ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं। करना क्या है ये समझ में आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया था? यहाँ बर्फ के टुकड़े डाले थे। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, मतलब हीट दे रहे हैं। यही है, ये बर्फ के टुकड़े हैं। बर्फ के टुकड़े क्या होंगे? माइनस में होंगे, -5 डिग्री, -8 डिग्री ऐसा होगा। इसमें हमने एक थर्मामीटर लगा दिया। क्या है लगा दिया? थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर लगा दिया तो अब क्या होगा? कि हम इसका टेम्परेचर नोट कर रहे हैं। ठीक है, और हम इस पे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इधर हमारा हीट है। ठीक है, कितना हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, और इधर हमारा टेम्परेचर है। ठीक, तो शुरुआत में क्या होता है कि इसका तापमान, जैसे सब हीट लिए तापमान बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, बर्फ, ये क्या है? बर्फ के लिए हो या कोई भी पदार्थ हो, जनरली कोई भी पदार्थ हो, तो उसमें क्या हम उसको ठोस को गर्म कर रहे हैं तो उसका तापमान बढ़ेगा। फिर एक ऐसी अवस्था आएगी कि हम उसको गर्म तो करेंगे, यानी हीट तो देंगे, लेकिन उसका तापमान नहीं बढ़ेगा, तापमान उसका फिक्स हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो है वो क्या है? हमारा तापमान जो है बढ़ नहीं रहा है, तो इस समय क्या हो रहा है? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी ठोस से ये द्रव में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा अवस्था परिवर्तन हो गया, ठोस से गलनांक हो रहा है। इस तापमान को,
इस तापमान को जो ये है इसको क्या बोलते हैं, गलनांक, गलनांक, ठीक है। और यहाँ जो उष्मा दिए, ठीक है, जितनी उष्मा इसको लगा ठोस को द्रव में बदलने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा। क्या है, गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा पानी जो है, ये बर्फ जो है पानी में परिवर्तित हो गया, ठीक है, यानी गर्म कर रहे थे, अब ये क्या बन गया, हमारा पानी बन गया, ठीक है। कितने डिग्री पे सेंटीग्रेड पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये पूरा पानी बन गया। जब तक पूरा का पूरा बर्फ पिघल के पानी नहीं बन जाएगा, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, ये बात हो रही है सामान्य वायुदाब पे। वायुदाब चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वायुदाब चेंज नहीं है, उतना ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ से फिर इसका और गर्म कर रहे हैं, तो इसका फिर क्या होगा, फिर से इसका तापमान बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। तापमान बढ़ना शुरू हुआ तो फिर एक जगह ऐसा मिलेगा कि अब हमारा जो है वो अब तापमान नहीं बढ़ रहा है, तो ये जो हुआ, ठीक है, ये जो तापमान है इसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो क्या हो रहा है, ये अब द्रव वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, द्रव का वाष्प में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ जो उष्मा मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे हमें, वाष्पन की गुप्त उष्मा, ठीक है, गुप्त उष्मा। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ था, यहाँ हमें गलन मिला, यहाँ वाष्पीकरण मिला, ठीक है। उसके बाद जब संपूर्ण वाष्प में बदल जाए, संपूर्ण वाष्प में बदल जाए, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अब ये कहाँ पहुँच गया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब एक पूरा का पूरा पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाए, और यदि इसको हम चैम्बर में बंद करके ही रखें, तब क्या होगा, फिर और उष्मा देंगे तो फिर अब इसका तापमान बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हमें जो ग्राफ मिला वो ऐसा मिला, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो इससे हमें आपको एक कंक्लूजन निकलता है कि यदि कहीं पानी है, सामान्य वायुदाब पे यदि कहीं पानी है, तो पानी का जो न्यूनतम तापमान है, द्रव अवस्था में है पानी, तो न्यूनतम तापमान उसका 0 डिग्री और अधिकतम 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान पे पानी द्रव अवस्था में नहीं मिलेगा। यदि द्रव अवस्था में है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे ही होगा। पानी हमेशा द्रव अवस्था में 0 से 100 डिग्री में मिलेगा, ठीक है। और यदि 0 से कम भी नहीं हो सकता, 0 से कम होगा तो वो बर्फ बन जाएगा, 100 से ज़्यादा होगा तो वो वाष्प बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आज की ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा आज लंबा लेक्चर हुआ, लेकिन समझिएगा, और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ वीडियो को रोक के नोट करते रहिएगा, ठीक।